नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नोबल ITI दौसा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि विद्युत मापक यंत्र आज हम पढ़ेंगे। तो विद्युत मापक यंत्र मेरे दोस्त कहते किसको हैं? अब बात करते हैं ऐसे मापक यंत्र जो विद्युत राशियों को मापते हैं, या हम बात करते हैं कि ऐसे मापक यंत्र जो विद्युत राशि, धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध को मापने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? विद्युत मापक यंत्र। वे यंत्र जिनका उपयोग विद्युत राशि, धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध को मापने के लिए जिन यंत्रों का प्रतिरोध को मापने के लिए जिन यंत्रों का अपन उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विद्युत मापक यंत्र। विद्युत मापक यंत्र मेरे दोस्त कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? दो प्रकार के विद्युत मापक यंत्र अपन के होते हैं। एक तो होता है मेरे दोस्त प्राथमिक मापक यंत्र, और दूसरा होता है मेरे दोस्त द्वितीयक मापक यंत्र। यानी कि वे यंत्र जिनका उपयोग विद्युत राशि, धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध। तो मेरे दोस्त यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होता है मेरे दोस्त प्राथमिक मापक यंत्र और दूसरे कहते हैं अपन द्वितीयक मापक यंत्र। प्राथमिक मापक यंत्र की बात करें तो ऐसे यंत्र जो केवल विद्युत की उपस्थिति को दर्शाते हैं उन्हें अपन कहते हैं प्राथमिक मापक यंत्र। यानी कि वे यंत्र जो केवल विद्युत की क्या दर्शाते हैं? उपस्थिति दर्शाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं प्राथमिक मापक यंत्र। वे यंत्र जो केवल विद्युत की क्या दर्शाते हैं? उपस्थिति दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं अपन प्राथमिक मापक यंत्र। या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि वे यंत्र जो विद्युत राशि के केवल भौतिक नियतांक को प्रदर्शित करते हैं उन्हें अपन कहते हैं प्राथमिक मापक यंत्र। अब प्राथमिक मापक यंत्र में मेरे दोस्त उदाहरण कौन कौन से? एक तो है मेरे दोस्त चुंबकीय सुई, और दूसरे की बात करें तो दूसरा है टेजेंट गैल्वेनोमीटर। यानी कि ये दो ऐसे यंत्र हैं जो केवल विद्युत की क्या दर्शाते हैं मेरे दोस्त? उपस्थिति दर्शाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं प्राथमिक मापक यंत्र। अब बात कर लेते हैं द्वितीयक मापक यंत्र की। द्वितीयक मापक यंत्र की मेरे दोस्त परिभाषा क्या है? परिभाषा एक बार सुन लेते हैं कि वे मापक यंत्र जो किसी संकेतक की सहायता से, वे मापक यंत्र जो किसी संकेतक की सहायता से पूर्वांकित पैमाने पर मान को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। वे मापक यंत्र जो किसी संकेतक की सहायता से पूर्वांकित पैमाने पर मान को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। पूर्वांकित पैमाने पर वे मापक यंत्र जो किसी संकेतक की सहायता से पूर्वांकित पैमाने पर मान को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? द्वितीयक मापक यंत्र कहलाते हैं। द्वितीयक मापक यंत्र मेरे दोस्त कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। मैं बताता हूं आपको कौन कौन से होते हैं। द्वितीयक मापक यंत्र मेरे दोस्त कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक तो होता है मेरे दोस्त सूचक प्रकार के, एक होता है
रिकॉर्डिंग प्रकार के, एक होते हैं मेरे दोस्त समाकलन प्रकार के। इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसे कहते हैं अपन इंग्लिश में रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, और इसे कहते हैं अपन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बात कर लेते हैं अपन इन तीनों यंत्रों की परिभाषा। पहली बात तो वे मापक यंत्र जो किसी संकेतक की सहायता से पूर्वांकित पैमाने पर मान को प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहते हैं अपन द्वितीयक मापक यंत्र। द्वितीयक मापक यंत्र मेरे दोस्त तीन प्रकार के होते हैं, एक तो सूचक प्रकार के, दूसरा है रिकॉर्डिंग प्रकार के, और तीसरा है समाकलन प्रकार के। अब सूचक प्रकार के मापक यंत्र की परिभाषा की बात करें तो अपन बात करते हैं सूचक प्रकार के यंत्र, यानी कि वे यंत्र जो किसी संकेतक की सहायता से मान को प्रदर्शित करते हैं। सूचक प्रकार के यंत्र वे यंत्र जो किसी राशि के तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहते हैं अपन सूचक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट। यानी कि वे यंत्र जो किसी धारा के या राशि के तात्क्षणिक मान को, तात्क्षणिक मान का मतलब है अपन के किसी क्षण मापा गया मान, उन्हें कहते हैं अपन सूचक प्रकार के यंत्र। वे यंत्र जो किसी राशि के तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करते हैं उन्हें अपन कहते हैं सूचक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट। यानी कि ऐसे यंत्र जो किसी राशि के तात्क्षणिक मान को क्या करते हैं मेरे दोस्त, प्रदर्शित करते हैं, उन्हें कहते हैं अपन सूचक प्रकार के यंत्र। तात्क्षणिक मान का मतलब है किसी भी क्षण, यानी कि वर्तमान में मापा गया मान। तात्क्षणिक मान से मतलब है इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। अब सूचक प्रकार के केवल मेरे दोस्त एमीटर या वोल्टमीटर ही बनाए जाते हैं। सूचक प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, एमीटर या वोल्टमीटर ही बनाए जाते हैं। अब मेरे दोस्त दूसरे की बात करते हैं अपन रिकॉर्डिंग प्रकार के यंत्र। रिकॉर्डिंग प्रकार के यंत्र की बात करते हैं तो इनकी परिभाषा है वे यंत्र जो किसी राशि को प्रदर्शित करने के साथ साथ, यानी कि वे यंत्र जो किसी राशि को प्रदर्शित करने के साथ साथ उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं। जैसे कोई संकेतक है, ये संकेतक है अपना, तो इसके पॉइंटर पे क्या लगा देते हैं अपन, इंक लगा देते हैं। तो कोई भी क्षण, यानी कि इस टाइम इसकी इतनी रीडिंग थी तो उस टाइम क्या है, ये इंक उस पर लग जाती है। तो इस प्रकार ये यंत्र काम करता है। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि वे यंत्र जो किसी राशि को प्रदर्शित करने के साथ साथ उनको रिकॉर्ड भी करते हैं, उन्हें कहते हैं अपन रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट केवल ईसीजी और सिस्मोग्राफी, ये कौन से रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब दूसरे की बात कर लेते हैं अपन समाकलन प्रकार के यंत्र, यानी कि वे यंत्र जो किसी राशि के मान को जोड़कर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वे यंत्र जो किसी राशि के मान को जोड़कर प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहते हैं अपन समाकलन प्रकार के यंत्र। जैसे कि एनर्जी मीटर, और एक आता है इसमें डीसी एम्पियर हावर मीटर। अब बात कर लेते हैं अपन तीनों की परिभाषा के बारे में। एक बार मैं आपको तीनों को बता देता हूँ। सूचक प्रकार के यंत्र का मतलब है मेरे दोस्त वे मापक यंत्र जो किसी राशि के किसको मान को प्रदर्शित करते हैं, तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें कहते हैं अपन सूचक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट। सूचक प्रकार के केवल क्या बनाए जाते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर बनाए जाते हैं। अब दूसरे की बात करते हैं अपन रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वे यंत्र जो किसी राशि को प्रदर्शित करने के साथ साथ उनको रिकॉर्ड भी करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग टाइप के अपन ईसीजी या सिस्मोग्राफी, ये दो यंत्र अपन के हैं।
समाकलन प्रकार के बारे में बात करें तो यानी कि वे यंत्र जो किसी राशि के मान को जोड़कर प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहते हैं अपन समाकलन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट। इस पे ये केवल एनर्जी मीटर और डीसी एम्पियर हावर इनके क्या दो उदाहरण है। अब हम बात करते हैं गाड़ी का जो आता है अपन का जो किलोमीटर बताता है उन्हें अपन उसे कहते हैं ओडोमीटर। वो भी राशि को जोड़कर ही तो प्रदर्शित करता है। एक बार गाड़ी 10 किलोमीटर चल गई तो 10 किलोमीटर के बाद ही तो बताएगा कि आगे चलेंगे तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो ऐसे मान को जोड़कर प्रदर्शित करते हैं मेरे दोस्त। अब बात करते हैं सूचक प्रकार के यंत्रों में कौन कौन से बलागुण काम में लेते हैं। तो मेरे दोस्त सूचक प्रकार के यंत्रों में अपन 3 प्रकार के बलागुण काम में लेते हैं। तो मेरे दोस्त अभी अपन ने पढ़ा था कि यंत्र केवल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सूचक प्रकार के, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। तो सूचक प्रकार के यंत्र यानी कि इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्रों में अपन 3 प्रकार के बलागुण काम में लेते हैं। वो 3 प्रकार के बलागुण कौन कौन से हैं? एक तो मेरे दोस्त है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा है मेरे दोस्त डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी कि विक्षेपक बलागुण। एक है नियंत्रक, एक है अवमंदक बलागुण। मेरे दोस्त सूचक प्रकार के यंत्रों में अपन 3 प्रकार के बलागुण काम में लेते हैं। एक लेते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विक्षेपक बलागुण, दूसरा है कंट्रोलिंग टॉर्क नियंत्रक बलागुण, तीसरे की बात करें तो ये तीसरा है अपन का अवमंदक बलागुण या डैम्पिंग टॉर्क। अब मेरे दोस्त बात करते हैं अपन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करता क्या है। मेरे दोस्त अपन का ये क्या है, पॉइंटर। अब बात कर रहे थे अपन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो मेरे दोस्त डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता क्या है? तो मेरे दोस्त ये अपन का क्या है, पॉइंटर है। तो इस पॉइंटर को विक्षेपक, इसे ही अपन कहते हैं ऑपरेटिंग टॉर्क यानी कि प्रचालन बलागुण। तो मेरे दोस्त संकेतक को अपनी प्रारंभिक स्थिति से, संकेतक को अपनी प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपित करने के लिए अपन को जिस बलागुण की आवश्यकता होती है उसे ही अपन कहते हैं मेरे दोस्त डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यानी कि ये पॉइंटर गति करेगा, ये पॉइंटर गति करेगा या आगे खिसकेगा, तो ये किसके कारण खिसकेगा मेरे दोस्त, अपन का ये काम करेगा कौन, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। संकेतक को अपनी प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपित करने के लिए अपन को जिस बलागुण की आवश्यकता होती है उसे ही अपन कहते हैं विक्षेपक संकेतक को अपनी प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपित करने के लिए अपन को जिस बलागुण की आवश्यकता होती है उसे ही कहते हैं अपन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या ऑपरेटिंग टॉर्क या प्रचालन बलागुण। यानी कि अपन के जो पॉइंटर को गति कराने का काम करता है वो करता है मेरे दोस्त डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क धारा के किसी न किसी प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता किससे, धारा के किसी न किसी प्रभाव के कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अधिकतर उपकरणों में धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब उपकरणों में, यानी कि जो सामान्यतः जो अधिकतर उपकरण है उनमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अपन के करंट के समानुपाती होता है। अब मेरे दोस्त अपन बात करेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क की। हम बात करते हैं
कंट्रोलिंग टॉर्क या नियंत्रक बलागुण। तो मेरे दोस्त नियंत्रक बलागुण होता क्या है, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है अपन का। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के जो विपरीत दिशा में जो टॉर्क लगता है, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत दिशा में जो टॉर्क लगता है उसे ही अपन कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क अपन के इन उपकरणों में क्या काम करता है? तो मेरे दोस्त कंट्रोलिंग टॉर्क, एक तो अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो केवल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कार्य करेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कार्य करेगा तो सीधी स्प्रिंग खा जाएगी अनंत पर। तो इसलिए अपन को कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत पड़ी। तो जब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों का मान क्या हो जाए मेरे दोस्त, बराबर हो जाए। टी सी का मतलब है कंट्रोलिंग टॉर्क, टी डी का मतलब है अपन का मेरे दोस्त डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो मेरे दोस्त जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान और कंट्रोलिंग टॉर्क का मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो संकेतक क्या देता है, एक निश्चित रीडिंग प्रदान करता है। तो इसलिए अपन को कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ी। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो डायरेक्ट अपन की जो सुई है या पॉइंटर है वो खा जाएगी, डायरेक्ट अनंत पर जाएगी। इसलिए अपन को कंट्रोलिंग टॉर्क पड़ी, यानी कि सुई को एक निश्चित अवस्था में रोकने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ी, कंट्रोलिंग टॉर्क की। अब मेरे दोस्त कंट्रोलिंग टॉर्क अपन को किस किस से प्राप्त किया जाता है? तो कंट्रोलिंग टॉर्क भी दो प्रकार से अपन प्राप्त कर सकते हैं। एक प्राप्त होता है अपन का स्प्रिंग कंट्रोल, दूसरे की बात कर लेते हैं अपन ग्रेविटी कंट्रोल। कंट्रोलिंग टॉर्क दो प्रकार से प्राप्त करते हैं अपन। एक तो स्प्रिंग कंट्रोल, दूसरे की बात करें तो अपन ग्रेविटी कंट्रोल। तो मेरे दोस्त स्प्रिंग कंट्रोल से अपन कैसे कंट्रोलिंग टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी देखो, स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल में मेरे दोस्त होता क्या है कि ये अपन की स्प्रिंग है, इसमें दो स्प्रिंग क्या होती हैं, अपोजिट ट्विस्ट होती है। स्प्रिंग कंट्रोल विधि में अपन की दो स्प्रिंग होती हैं, दोनों स्प्रिंग क्या होती हैं, दो स्प्रिंग लगी हुई होती हैं और दोनों स्प्रिंग एक दूसरे के कैसी होती हैं, अपोजिट ट्विस्ट होती है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत में जुड़ी हुई है। तो जैसे, तो मेरे दोस्त स्प्रिंग कंट्रोल विधि में अपन दो स्प्रिंग काम में लेते हैं, तो दो स्प्रिंग एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट ट्विस्ट होती हैं। अपोजिट क्या होती है मेरे दोस्त, अपोजिट ट्विस्ट होती है। जैसे जैसे अपन की स्प्रिंग ये पॉइंटर गति करेगा तो एक स्प्रिंग क्या होती जाती है, टाइट होती जाती है और एक ढीली होती जाती है। तो इस प्रकार ये स्प्रिंग कंट्रोल विधि से अपन कंट्रोलिंग टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। अपन स्प्रिंग काम में लेते हैं तो स्प्रिंग के कौन कौन से गुण होने चाहिए, अपन स्प्रिंग काम में लेंगे तो स्प्रिंग के गुण में ही तो होने चाहिए, स्प्रिंग में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो मेरे दोस्त स्प्रिंग बनी किसकी होती है, पहली बात तो स्प्रिंग बनी होती है मेरे दोस्त फास्फर ब्रॉन्ज की, और फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होने के कारण ये स्प्रिंग अचुंबकीय पदार्थ की बनी होती है, यानी कि स्प्रिंग में अचुंबकीय पदार्थ की बनी होनी चाहिए। और स्प्रिंग किसकी बनी होती है, फास्फर ब्रॉन्ज की। स्प्रिंग में का विशिष्ट जो प्रतिरोध है, स्प्रिंग का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। स्प्रिंग का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए और इसका ताप गुणांक भी कैसा होना चाहिए मेरे दोस्त, कम होना चाहिए, यानी कि स्प्रिंग में ये गुण होने चाहिए। स्प्रिंग फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होनी चाहिए, स्प्रिंग अचुंबकीय पदार्थ की बनी होनी चाहिए और स्प्रिंग का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम, और ताप गुणांक कम होना चाहिए, यानी कि तापमान से ऐसी हो कि अप्रभावित रहे। स्प्रिंग के अपन के ये गुण होने चाहिए। अब स्प्रिंग कंट्रोल विधि का उपयोग अपन किन मापक यंत्रों में
कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त स्प्रिंग कंट्रोल विधि का उपयोग अपन वर्टिकल और यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थितियों में अपन स्प्रिंग कंट्रोल विधि का उपयोग कर सकते हैं, ये इसका एक गुण है। अब दूसरे की बात करते हैं अपन ग्रेविटी कंट्रोल, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण अपन उसको कैसे नियंत्रक बलागुण प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरे की बात करते हैं अपन ग्रेविटी कंट्रोल। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, ये अपना पॉइंटर है तो इसके दोनों तरफ अपन वेट लटका देते हैं, यानी कि दोनों तरफ वजन लटका देते हैं। एक तो अपन वजन लटका देते हैं W1, दूसरे को लिख देते हैं W2। तो जैसे जैसे ये पॉइंटर गति करता है तो ये एक से कह देते हैं अपन बैलेंस वेट, और एक होता है अपन का ग्रेविटी। तो ऐसे अपन दो वेट काम में लेते हैं, उसी हिसाब से ये पॉइंटर गति करता है। एक बैलेंस वेट इसको बैलेंस बनाए रखता है और दूसरा गति करवाता है। इसको अपन केवल और केवल हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल स्थिति में ही काम में लेते हैं, यानी कि जो ग्रेविटी कंट्रोल विधि है इसको अपन केवल वर्टिकल स्थिति में ही काम में ले सकते हैं। अब मेरे दोस्त अपन का बच रहा है डैम्पिंग टॉर्क, यानी कि अवमंदक बलागुण। अवमंदक बलागुण होता क्या है? अवमंदक बलागुण यानी कि अपन का संकेतक जब गति करता है तो गति करने के बाद वो बाद कंपन करता है। तो संकेतक में उपस्थित कंपनों को दूर करने के लिए संकेतक में उपस्थित कंपनों को संकेतक में उपस्थित कंपनों को दूर करने के लिए अपन का जो संकेतक है ये क्या होता है, बार बार कंपन करता है। तो इसलिए अपन काम में लेते हैं मेरे दोस्त डैम्पिंग टॉर्क। संकेतक में उपस्थित कंपनों को दूर करने के लिए अपन जिस बलागुण को काम में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अवमंदक बलागुण या डैम्पिंग टॉर्क। अब मेरे दोस्त अगर डैम्पिंग टॉर्क नहीं होगा तो क्या होगा, यानी कि डैम्पिंग टॉर्क अपन के पास उपलब्ध नहीं हो तो संकेतक यानी कि रीडिंग लेने में अपन को क्या होगी, अधिक समस्या होगी या समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कंपन करेगा संकेतक तो अपन एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले सकते। तो संकेतक अगर डैम्पिंग टॉर्क नहीं होगा तो अपन को रीडिंग लेने में क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। अब मेरे दोस्त अवमंदक बलागुण भी अपन 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। 3 प्रकार का होता है अवमंदक बलागुण। एक होता है एडी करंट डैम्पिंग, यानी कि भंवर धारा डैम्पिंग। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा होता है मेरे दोस्त एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग। तीसरा होता है मेरे दोस्त फ्लड फ्रैक्शन डैम्पिंग। ये मेरे दोस्त 3 प्रकार के बलागुण, अवमंदक बलागुण 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है एडी करंट डैम्पिंग, दूसरे की बात करें तो एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग, तीसरे की बात करते हैं अपन फ्लड फ्रैक्शन डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग का उपयोग अपन PMMC तथा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंटों में अपन एडी करंट डैम्पिंग काम में लेते हैं। दूसरे की बात करते हैं तो एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग MI टाइप इंस्ट्रूमेंट में अपन काम में लेते हैं। और तीसरे की बात करें अपन फ्लड फ्रैक्शन डैम्पिंग। फ्लड फ्रैक्शन डैम्पिंग मेरे दोस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर ESB इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर तथा बॉल माउंट यंत्रों में अपन फ्लड फ्रैक्शन डैम्पिंग काम में लेते हैं। तो मेरे दोस्त आई बात समझ में, आगे बात करेंगे अपन PMMC इंस्ट्रूमेंट। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।